तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का। नमस्ते, जोहार। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमडीसी जूलॉजी के बारे में, ठीक है। और यह काम देगा एसके म्यूजियम का, बाकी सभी यूनिवर्सिटीज़ में भी काम देगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं एमडीसी जूलॉजी। और एमडीसी का जो पेपर होता है सेमेस्टर 1 में आप चाहे रखे हो जूलॉजी, चाहे 2 में या 3 में, सभी का सेम होता है, ठीक है। क्योंकि एमडीसी के पेपर हर बार चेंज होता है। सेमेस्टर 1 में भी आप दूसरा सब्जेक्ट रखे होंगे, 2 में भी दूसरा और 3 में भी दूसरा, ठीक है। इसलिए आप जूलॉजी सेमेस्टर 1 में रखे हों या 2 में रखे हों या 3 में, सिलेबस तीनों का सेम है। हालांकि अभी सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम चल रहा है और आने वाले समय में 3 का चलेगा, ठीक है। तो एमडीसी जूलॉजी का पेपर सेम है सभी के लिए, ओके। पहले हम लोग सिलेबस को एक बार आपको डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिखा दूंगा, ठीक। और ये यूनिट 1 सबसे पहले है। यूनिट 1 जूलॉजी मतलब जानते हैं ना, जूलॉजी। जूलॉजी मतलब हिंदी में बोलते हैं जंतु विज्ञान, ठीक है। क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान। यानी कि इसमें जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। ये पेपर 75 मार्क्स का होता है, सब्जेक्टिव 30 नंबर लाना होता है पास लाने के लिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर का वीडियो ऑलरेडी अपलोड है और आज शायद एक वीडियो अपलोड कर देंगे अरुण। बेसिक इंट्रोडक्शन टू जूलॉजी पहला है, ठीक। दूसरा है आपका क्या? हेल्थ एंड हाइजीन, यानी कि स्वच्छता और सफाई के बारे में। यूनिट 3 है आपका इंट्रोडक्शन टू डिजीज, यानी कि बीमारियों के बारे में जानकारी इसमें आपको दिया गया है। कौन कौन सा बीमारी है? तो देखिए, बीमारी दो प्रकार का होता है, एक होता है फैलने वाला, एक होता है नहीं फैलने वाला, जिसको हिंदी में बोलते हैं संचरणीय रोग और असंचरणीय रोग, ठीक है। तो इसमें आप जानिएगा यूटीआई के बारे में, ठीक। जो फैलने वाले रोग हैं जैसे कि यूटीआई, ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी, कोरोना वायरस, एड्स, ठीक है, इसके बारे में जानिएगा। और जो नहीं फैलने वाले रोग हैं जिसमें कैंसर हो गया, डायबिटीज़ यानी कि शुगर हो गया, जिसको मधुमेह भी बोलते हैं, ठीक, कार्डियोवास्कुलर डिजीज और अस्थमा, ये सब नहीं फैलने वाले रोग हैं, इसके बारे में पढ़ना है। फिर पढ़ना है आपको इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करने वाले रोग, ठीक है। और फिर वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण के बारे में पढ़ना है। और यूनिट 4 आ जाता है, इसमें पढ़ना है आपको कुछ अध्ययन के बारे में, जैसे बोलता है ना एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, लैक कल्चर जिसमें लाख की खेती की जाती है, फिश कल्चर जिसमें मछली की खेती की जाती है। तो इन सब के बारे में पढ़ना है। सिलेबस आपने देख लिया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है प्राणी जगत यानी कि एनिमल किंगडम क्या है? प्राणी जगत में सभी बहुकोशिकीय परपोषी एवं गतिशील जीवों को सम्मिलित किया जाता है। प्राणी जगत यानी कि एनिमल किंगडम क्या है? तो प्राणी जगत में सभी बहुकोशिक मल्टी सेल्यूलर परपोषी एवं गतिशील जीवों को सम्मिलित किया जाता है। बहुकोशिक मतलब बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे मनुष्य बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। एक कोशिका वाला जीव कौन कौन है? तो अमीबा का नाम सुना होगा, वो एक कोशिका है। पैरामेसियम एक कोशिका है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कोशिका का बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। प्राणी जगत में यानी कि जूलॉजी में हम लोग बहुत सारे कोशिकाओं से बने जीवों के बारे में पढ़ेंगे, जो परपोषी हैं यानी कि जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ठीक है। और गतिशील है यानी कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते भी हैं, ठीक है। अब आता है प्राणी विज्ञान यानी कि जूलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो प्राणी विज्ञान जूलॉजी में हम पशुओं की संरचना, कार्य, विकास एवं व्यवहार का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो मनुष्य क्या पशु है? बिल्कुल। पशु से हम लोग को मनुष्य केवल एक ही चीज़ बनाती है, वो है विद्या। और इसीलिए बोला जाता है बिन विद्या मनुष्य पशु समान। बिन विद्या मनुष्य पशु समान इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम लोग पशु ही हैं मूल रूप से। हम लोग कहाँ से आए हैं? बंदर से आए हैं, याद करो बेटा, ठीक है। तो बंदर के वंशज हैं हम लोग, यानी कि पशु हैं। शिक्षा ले लिए इसलिए हम लोग मनुष्य कहलाए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ज्ञान है। चलिए नेक्स्ट, लेमार्क का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो लेमार्क एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या है, अर्जित लक्षणों की वंशानुगत लेमार्क का सिद्धांत बताता है, ठीक है। यानी कि जो हमें अर्जित लक्षण है हमारे माता पिता से जो हमें वंशानुगत रूप में मिला है, ठीक है, ये मुख्य सिद्धांत किसने दिया? तो लेमार्क ने, ठीक है। नेक्स्ट, डार्विन का सिद्धांत क्या कहता है? चार्ल्स डार्विन, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, पुस्तक का नाम हम शायद भूल रहे हैं, एन स्पीसीज ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। पुस्तक का नाम क्या है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। उत्पत्ति का सिद्धांत इन्होंने दिया है। तो चार्ल्स डार्विन जिसको क्या बोलते हैं,
ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज कहा जाता है, इनका बुक लिखा है इन्होंने, ठीक है। और इन्होंने बताया कि प्राकृतिक चयन के सिद्धांत, यानी कि जो मनुष्य जिसका उपयोग नहीं करता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है और जिसका उपयोग ज़्यादा करता है वह विकसित होता जाता है। ये बात किसने की? चार्ल्स डार्विन ने। मतलब क्या बोले कि मनुष्य जिसका उपयोग ज़्यादा करेगा वो बढ़ता जाएगा और जिसका उपयोग नहीं करेगा वो खत्म होता जाएगा। जैसे मनुष्य ने दिमाग का उपयोग ज़्यादा किया तो दिमाग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया मनुष्य का। मनुष्य ने पूंछ का उपयोग बहुत कम किया तो पूंछ उसका धीरे धीरे खत्म हो गया। जैसे जब बंदर थे हम लोग तो हम लोगों के पास पूंछ था, हम लोगों ने पूंछ का उपयोग बहुत कम किया तो हमारा वो कम हो गया। इसी के बोलते हैं चयन का सिद्धांत, ठीक है। चार्ल्स डार्विन प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिए हैं, नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस, ठीक है। अब आता है प्रोटीन क्या है। तो प्रोटीन आपने नाम सुना होगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब क्या है? तो ये सब खाद्य पदार्थ है, ठीक है। तो प्रोटीन अमीनो अम्लों से बने जैव अणु होते हैं जो शरीर की वृद्धि में सहायक होते हैं। हमारा शरीर जो बना है किससे बना है? प्रोटीन से बना है। हमारे जो ऊतक बनते हैं, टिश्यू, वो किससे बनते हैं? प्रोटीन से, ठीक है। तो अमीनो अम्ल से बना है, देखिए सबसे छोटा है अमीनो एसिड। 20 अमीनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं? सॉरी, हाँ, 20 अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन बनते हैं, एक प्रोटीन। और कई सारे प्रोटीन बन के हमारा टिश्यू बनता है, ऊतक बनता है। और ऊतक से फिर क्या बनता है? हमारा अंग, ठीक। अंग से क्या बनता है? पूरा का पूरा शरीर, ठीक है। तो अमीनो अम्ल क्या है? प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई को अमीनो एसिड बोलते हैं, हिंदी में अमीनो अम्ल बोलते हैं। और 20 प्रकार के अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है। और ये जैव अणु है जिससे हमारे शरीर बनता है, ठीक है। मतलब प्रोटीन जो है हमारा किससे बनता है? प्रोटीन से क्या बनता है? मनुष्य या सभी पशुओं का शरीर। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट शरीर में ऊर्जा देने का काम करता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा, एनर्जी देता है। तो प्रोटीन किससे मिलता है? मीट से प्रोटीन मिलता है, दाल से प्रोटीन मिलता है, सोयाबीन बरी से प्रोटीन मिलता है, ठीक है। दूध से भी हमारा प्रोटीन मिलता है। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है? तो भात, भात जो खाते हैं ना, भात रोटी, इसमें हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है, यानी कि ऊर्जा देने का काम करता है। एक होता है वसा, वसा यानी कि फैट। फैट मतलब जितना भी तेल वाला पदार्थ है, ये सब क्या है? फैट है, ठीक है। जितना भी तेलीय पदार्थ है इसको वसा बोलते हैं। तो वसा ऊर्जा का संचरण करती है और शरीर को ऊष्मा देती है, यानी कि ये जो वसा है ये भी हमें ऊर्जा देती है, ठीक है। और ऊष्मा भी देती है, हीट देता है बॉडी को। इसलिए बोलते हैं कि ज़्यादा तेल का सामान मत खाओ, ठीक है, नहीं तो पेट गर्म हो जाएगा। तो वसा क्या करता है? तेल के सामान को वसा कहते हैं, इंग्लिश में फैट बोलते हैं। और यह हमें ऊर्जा और गर्मी देती है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अंडा, अंडा खाइएगा ना तो ज़्यादा वसा हो जाएगा, तो फिर क्या होता है मालूम है ना? बॉयज़ को अच्छे से मालूम है इसलिए ज़्यादा अंडा मत खाइए, नहीं तो फिर मुंह में मुहासा हो जाएगा। और भी कुछ होता है, आई कांट से यू, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या हैं? तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दो प्रकार के ग्रंथि होते हैं हमारे बॉडी में, एक होता है अंतःस्रावी, एक होता है बहिस्रावी। अंतःस्रावी और दूसरा बहिस्रावी। आपने नाम सुना अग्नाशय? अग्नाशय मनुष्य की एक ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी भी है। अच्छा, ये ग्रंथि क्या होता है? ठीक है, जो ग्रंथि होता है उसमें कुछ ना कुछ हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ हार्मोन निकलता है, उसी को ग्रंथि बोलते हैं। ग्रंथि जिससे कुछ ना कुछ हार्मोन निकलता है उसको ग्रंथि बोलते हैं, ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। तो वे ग्रंथियां जो हार्मोन सीधे रक्त में छोड़ती है उसको अंतःस्रावी ग्रंथियां कहती हैं। मतलब जो हार्मोन को डायरेक्टली रक्त में छोड़ती हैं उसको अंतःस्रावी ग्रंथि, और जो बाहर में छोड़ती हैं हार्मोन उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहिस्रावी ग्रंथि, ठीक है। तो हमारे बॉडी में मैक्सिमम अंतःस्रावी ग्रंथियाँ ही हैं, बहिस्रावी ग्रंथि बहुत कम है। नेक्स्ट, हार्मोन क्या है? हार्मोन, ठीक है, हार्मोन रासायनिक संदेश वाहक होते हैं जो शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। देखिए, आपने जब हंसते हैं तो हमारे शरीर में खुशी जब बढ़ता है तो डोपामाइन नाम का एक हार्मोन आता है, गुस्सा में कुछ दूसरे प्रकार का हार्मोन रिलीज होता है। हार्मोन क्या है? एक्चुअल में हमारे बॉडी में अलग अलग प्रकार की जो रासायनिक प्रभाव पड़ता है इसी को हार्मोन कहते हैं, ठीक है। ये क्या है? केमिकल है। हार्मोन एक प्रकार का केमिकल है जो हमारे बॉडी में रिलीज होता है, ठीक है। दुख में देखिए, अब आंसू में दूसरे प्रकार का हार्मोन निकलता है, ठीक है, आंसू के माध्यम से। तो हार्मोन क्या है? एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जो हमारे शरीर में निकलता है, ठीक है, हमारे शरीर से निकलता है, इसी को हार्मोन बोलते हैं। देखिए मैं मोटा मोटा समझा रहा हूँ क्योंकि आसानी से समझ जाइए आप।
बस यही है, ठीक है। स्वच्छता जिसको हाइजीन बोलते हैं, ठीक है। स्वच्छता से आप क्या समझते हैं? हाइजीन मतलब स्वच्छता, इसका मतलब होता है रोगों से बचाव हेतु शरीर और वातावरण की सफाई करना, इसी को स्वच्छता कहते हैं। जब आप 3 दिन या उससे ज़्यादा तक नहीं नहाते हैं तो आपका शरीर का जो अंग है वो सेंट देने लगता है, ठीक है, और खुजलाने लगता है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया और जितना भी होता है वायरस सब हमारे बॉडी में बैठने लगता है, मैल जिसको हम लोग बोलते हैं कि मैल जम गया है, ठीक है। संतुलित आहार क्या है? बैलेंस डाइट क्या है? संतुलित आहार तो ऐसा आहार जिसमें आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में हो, उसको संतुलित आहार कहते हैं। अब ऐसा नहीं कि डेली आप मीठ 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 डेली खा रहे हैं, ठीक है, तो वो संतुलित आहार नहीं हुआ, ठीक है। वैसे में क्या होगा, ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे तो यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, फिर पैर में दर्द करने लगेगा, जॉइंट पेन करेगा, ठीक है। और ऐसा ही नहीं कि डेली डेली माड़ भात खा रहे हैं, डेली माड़ भात माड़ भात माड़ भात माड़ भात, ऐसा नहीं। हर चीज़ खाओ, कभी माड़ भात, कभी साग भात, कभी मीठ भात, कभी दूध भात, कभी खीर भात, ठीक है। एक व्यक्ति को सर्वाहारी होना चाहिए साइंस के अकॉर्डिंग, बाकी आप शाकाहारी भी हो सकते हैं, ठीक है। सर्वाहारी यानी कि सभी का भक्षण करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा कभी फल खाओ, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि डेली फले खा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा कभी नींबू पानी पी लो, थोड़ा कभी डाब यानी कि नारियल पानी पी लीजिए, ठीक है। तो संतुलित आहार लीजिए। अब ऐसा नहीं कि पार्टी में गए तो सब मिल रहा है तो एकदम चरचरा के खा लिए और फिर बेटा आके रात को एकदम पेट दर्द कर रहा है तो लेटरिन जाते जाते हालत ख़राब हो गया है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं करना है। संतुलित आहार मतलब उतना ही खाइए जितना आपको पचा सकें, हजम कर सकें, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो संतुलित आहार क्या है? ऐसा आहार जिससे हमें स्वस्थ रहने में मदद मिले, सिंपल भाषा में, ठीक है। और सभी पोषक तत्वों को उचित मात्रा में लीजिए ताकि हम स्वस्थ रह सकें, ठीक है। ऐसा नहीं कि डेली डेली अंडा खाएंगे, डेली डेली अंडा खाएंगे ना तो वो भी हानिकारक है। चलिए, अब आता है एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो एनीमिया जो है ना, खून की कमी को एनीमिया कहते हैं। आपको मालूम है हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन 12 ग्राम होना चाहिए। कितना ग्राम? 12 ग्राम। अच्छा, मेल के लिए अलग होता है, मेल मेल के लिए अलग होता है। कितना होता है? 14 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए पुरुष का। और फीमेल के लिए हीमोग्लोबिन जो है 12 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। फीमेल का हीमोग्लोबिन 12 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए और मेल का हीमोग्लोबिन 14 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए। बट युवावस्था में हीमोग्लोबिन 17 ग्राम तक जाता है। मेरा हीमोग्लोबिन 16 ग्राम, ठीक है। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन क्या है? खून की मात्रा को हीमोग्लोबिन बोलते हैं। जब आप प्रेगनेंसी पीरियड पे होते हैं, महिलाएं खास तौर पे ध्यान दीजिएगा, लड़कियां, तब आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। क्यों? 12 ग्राम से कम हो जाता है। और क्यों? क्योंकि उस टाइम पे दो दो को जीव आप अपना भी भरण पोषण करते हैं और बच्चे का भी भरण पोषण करते हैं। इस टाइम पे आपका जो है हीमोग्लोबिन थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन 8 ग्राम से ज़्यादा कम हो जाएगा हीमोग्लोबिन तो उसमें भी खतरा है। क्या खतरा है? बच्चा का खून का कमी हो जाएगा, थैलेसीमिया हो सकता है। या फिर ऑपरेशन के टाइम में अगर भगवान न करे या खुदा न खास्ते अगर आपको ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ता है, ठीक है, तो उस टाइम पे खून की कमी हो जाएगी तो फिर आप समझ सकते हैं, मतलब फिर आपको ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत होगी, ठीक है। इसलिए जब आप प्रेगनेंसी के पीरियड पे हो, आज से नहीं तो आज से 2 साल 3 साल बाद आपके प्रेगनेंसी का टाइम आएगा। और लड़के भी ध्यान से सुनिए, आप भी जिम्मेदार होंगे, आप भी हस्बैंड बनिएगा, ठीक है। तो आपका ये फ़र्ज़ है कि प्रत्येक महीने में, ठीक है, आपको अपने वाइफ का हीमोग्लोबिन चेक करना है, ठीक है। HB बोलते हैं हीमोग्लोबिन को, HB परसेंट से इसको इंडिकेट करते हैं। HB मतलब हीमोग्लोबिन, ठीक है। कितना होना चाहिए? प्रेगनेंसी के टाइम में कोशिश कीजिएगा 10 ग्राम से ज़्यादा ही हो। 10 ग्राम से कम रहेगा तो फिर अनार खिलाइए, बीट खिलाइए और छुहाड़ा खिलाइए, ठीक है। यही सब खिलाना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना बात को? नहीं तो फिर दिक्कत आप ही को होगा, झेलना तो पुरुष को ही पड़ेगा। गर्ल्स क्या करेंगी? गर्ल्स का तो दिक्कत होगा, वो उनको तो बॉडी रूप से दिक्कत होगा, लेकिन मेंटली रूप से बॉयज़ को झेलना पड़ेगा। इसलिए बॉयज़ लोग भी ध्यान से सुनिए, ठीक है। चलिए, तो एनीमिया क्या है? खून की कमी को कहते हैं एनीमिया। बाकी आप डिटेल में लिख सकते हैं कि पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा 14 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए। 14 ग्राम, GM लिखिएगा, GM मतलब ग्राम, ठीक है, ग्राम परसेंट। और महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 ग्राम परसेंट से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, बाकी बाकी क्या है? बाकी चेक करवाते रहिएगा, 50 रुपया लेता है चेक कराने का। नेक्स्ट, क्वासक्योर किस पोषक तत्व की कमी से होता है? आप बोलिएगा भैया आपको इतना डीप नॉलेज कैसे है? अरे भाई, मैं मेडिकल में 3 साल काम किया हूँ, ठीक है, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, 3 साल मैंने काम किया। मैंने जब ग्रेजुएशन कर रहा था, 12th के बाद मैं ग्रेजुएशन तक पूरा 3 साल काम किया है, ठीक है। क्वासक्योर किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो देखिए, अगर आप में प्रोटीन की कमी हो जाएगी ना तो क्वासक्योर हो जाएगा।
प्रोटीन की कमी मतलब आप दाल कम खाते हैं या मीट कम खाते हैं या मीट नहीं है खाते हैं या दाल भी नहीं खाते हैं। इसके अलावा आप जो है ना दूध भी नहीं पीते हैं। इसके अलावा आप सोयाबीन बड़ी भी नहीं खाते हैं, तो आप में क्या होगा, प्रोटीन की कमी हो जाएगा। इसी को बोलते हैं क्वास्क्यूअर। ठीक है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, समझ रहे हैं, क्वास्क्यूअर। तो क्वास्क्यूअर कमी हो जाएगा, खून प्रोटीन की कमी हो जाएगा, धीरे धीरे आप पतला हो जाएंगे। ठीक है, पेट बढ़ेगा। देखे होंगे बहुत सारे बच्चा को क्या हो जाता है, कुपोषण पा जाता है, मतलब पेट बढ़ गया है और हाथ पैर एकदम पूरा पतला हो गया है, माथा बड़ा हो गया है। ठीक है, तो ये क्या है, कुपोषण का शिकार है, यानी कि उसको प्रोटीन की कमी है। उसको अंडा खिलाइए, मीट खिलाइए, ठीक है, दाल खिलाइए, सोयाबीन बरी खिलाइए। अगर आप शाकाहार हैं तो सोयाबीन बरी पूरा खाइए, ठीक है, दाल पूरा खाइए और दूध पीजिए। ठीक है, अगर आप मीट वगैरह नहीं खाते हैं तो, बट इट्स योर चॉइस। मैं कहूँगा देखिए, एक थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में भी मत खाइए एकदम दलीदर की तरह। ठीक है, तो वही तो है संतुलित आहार। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की अगर कमी हो जाएगी तो आपको रतौंधी हो जाएगा। रतौंधी माने भाई आँख से कम दिखेगा, जैसा कि हालांकि मैं चश्मा लगाया, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर विटामिन ए की कमी नहीं। मैं बहुत लंबे टाइम से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मेरा चश्मा लगा है। ठीक है, चलिए अब फेस दिखा के बात करते। तो देखिए मैं अभी इस तरह से क्लास ले रहा हूँ आपका, ठीक है, अभी छत पे था, अब जब वीडियो फेस दिखाने का आ गया तब मैं रूम पे आ गया। ठीक है, और एक चीज़ क्या होता है ऑनलाइन में, ऑनलाइन में ऊपर में आदमी पूरा अच्छा पहना रहेगा लेकिन नीचे में गमछा पहन के रहेगा, चाहे फटा हुआ जो भी है नीचे में। ठीक है, तो मैं भी गमछा पहन के बैठा हूँ लेकिन ऊपर में अच्छा पहनता हूँ ताकि जो चीज़ दिखे, ठीक है, वो अच्छा होना चाहिए। चलिए रियलिटी की बात करता हूँ मैं। तो चश्मा लगा इसका मतलब ये नहीं कि रतौंधी हो गया। तो आपको जो है ना स्क्रीन का भी ज़्यादा उपयोग नहीं करना है। कब करना है, 20 मिनट आप देखते हैं मोबाइल, उसके बाद आँख को इस तरह से 20 सेकंड तक ऑफ रखिएगा। ये भी स्वस्थ रहने का एक तरीका है। ठीक है, 20 मिनट देखिए, फिर 20 सेकंड आँख को बंद कीजिए जब भी आप मोबाइल देखते हैं। ओके, चलिए, तो हम लोगों ने ये देख लिया विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है, और रतौंधी को अगर दूर करना है तो क्या करना होगा, आपको गाजर खाना होगा। ठीक है, और क्या खाना होगा, आप गाजर खा सकते हैं, आंवला खा सकते हैं, विटामिन सी उसमें रहता है, आंवला भी अच्छा काम करता है। और क्या कर सकते हैं, आपको मैंने जो टेक्निक बताया कि 20 सेकंड तक आपको ये करना है, उसके बाद आँख को इधर उधर करना है। ठीक है, अप लेफ्ट राइट अप डाउन ये सब करना है आँख को। इसके अलावा आप क्या क्या करना होगा, तो आपको जो है आँख को पानी मारना है छींटा से। जब भी आप मुँह धोते हैं तो आँख को पानी मारिएगा। ठीक है, चलिए आँख में पानी मारिएगा। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन आ जाता है हमारा, इसको और छोटा हम कर देते हैं, और छोटा होगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, संक्रमण रोग क्या है। संक्रमण रोग जो एक दूसरे से फैलता है, जैसे बहुत सारा रोग होता है जो फैलता है, बहुत सारा रोग है जो नहीं फैलता है। इसको आपको अवेयरनेस रखना है। इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को, एमडीसी जूलॉजी पढ़ने का यही उद्देश्य है कि आप जो है अपने जीवन में अवेयरनेस ला सकें। ठीक है, रोगों से बच सकें। इसलिए नहीं क्योंकि आप एग्ज़ाम पास कर जाएं, ठीक है, इसलिए इसका मकसद नहीं है कि आप एग्ज़ाम पास कर जाएंगे और आप अच्छे मार्क्स लाएंगे, नहीं। इसका मेन मुख्य उद्देश्य है कि आपको जो है एग्ज़ाम अपने जीवन में अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, संक्रमण रोग क्या है, कम्युनिकेशन डिजीज क्या है। कम्युनिकेबल डिजीज वैसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं उसको संचरणीय रोग बोलते हैं। ठीक है, जैसे 5 को एग्जाम्पल दीजिए, क्या क्या फैलेगा। जैसे किसी को टीबी हो गया, बहुत ज़्यादा खांस रहा है, अगर आपको 15 दिन से ज़्यादा खांसी है तो आप टीबी के शिकार हैं, हो सकता है, कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो खांसी ये वाला आप टीबी का चेकअप करवाएंगे। स्पुटम टेस्ट बोलते हैं जिसको, बलगम टेस्ट या खखार जांच भी बोलते हैं, खखार जांच। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति से दूर रहिएगा। दूसरा, जिस व्यक्ति को टाइफाइड हो गया है, ठीक है, तो टाइफाइड तो फैलता नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति को टाइफाइड हो गया है ना, उससे कोशिश कीजिएगा कि कम से कम 1 सप्ताह तक डिस्टेंस बनाइए। 1 सप्ताह के बाद फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 1 सप्ताह तक उसका खाना वगैरह से आप थोड़ा सा परहेज रखिएगा। तीसरा चीज़, HIV एड्स अगर किसी को हो गया है, एड्स किससे होता है आप जानते हैं ना, जब कोई पर्सन 1 2 3% या 4%, मोर देन 2% से, सॉरी मोर देन 1% से जब आप रिलेशन बनाते हैं, ठीक है, वो वाला रिलेशन, हाँ समझ रहे हैं आप, तो फिर आपको एड्स होने की संभावना होती है। या फिर मान लीजिए किसी व्यक्ति को एड्स हुआ है और उसका सामान आप यूज किए, जैसे उस व्यक्ति को एड्स हुआ है और उसका पिए गिलास पिए हुए पानी से आपने भी पी लिया, तो आपको भी एड्स हो सकता है, बट कंफर्म नहीं है।
उसका ब्लेड से, जिलेट गार्ड से आपने भी दाढ़ी शेव कर लिया और उसने भी किया था, तो आपको भी हो सकता है। समझ रहे हैं? किसी का सुई जो इंजेक्शन दिया है और उस इंजेक्शन को भी दे दिया आपको भी उसी इंजेक्शन से, उसी सिरिंज से, तो भी आपको भी हो सकता है। तो एड्स केवल इसलिए नहीं कि आपको उसके माध्यम से ही होता है, नहीं, उसके अलावा भी इन सारे माध्यम से हो सकता है। यानी कि एड्स एक संचरणीय रोग है। ठीक है। इसके अलावा कौन कौन सा रोग फैलता है? हाँ, इसके अलावा जो शरीर में जितने भी होने वाले डर्मेटोलॉजिस्ट रोग है, डर्मेटोलॉजी मतलब स्किन रोग विशेषज्ञ, त्वचा जो डॉक्टर होते हैं उसको डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है। और स्किन से संबंधित जितने भी रोग होते हैं, दाद, खाज, खुजली, ठीक है, एक्जिमा, ये सब फैलने वाला है। यानी कि किसी का अगर दाद हुआ है, खाज हुआ है, खुजली हुआ है, एक्जिमा हुआ है, तो उससे डिस्टेंस बनाइए, उसका साबुन यूज मत कीजिए, उससे ज़्यादा सटिए नहीं, मजाक नहीं। अगर आपका भाई बहन या किसी का भी हो गया है फैमिली मेम्बर में, तो उससे दूर रखिए, बोल दीजिए कि नहीं तुम दूरी बना के ही रहो भाई। या फिर आप में से किसी खुद का हुआ है तो आप खुद बोलिए कि नहीं आप हमसे डिस्टेंस बना के रहिए, नहीं तो आपको भी हो सकता है। ठीक है। तो ये सब फैलने वाला रोग है, दाद, खाज, खुजली, शरीर का जितना भी त्वचा में होने वाला रोग है। ठीक है। सफ़ेद दाग फैलता है क्या? नहीं, सफ़ेद दाग नहीं फैलता है। ठीक है। तो ये सब कम्युनिकेबल डिजीज है। और एक होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो नहीं फैलता है, वो सब आपको मालूम है, शुगर हो गया, शुगर नहीं फैलेगा। ठीक है। टीबी किस जीवाणु से होता है? तो टीबी फैलने वाला रोग है, और यह टीबी माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु से होता है। जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया बोलते हैं। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से टीबी का होता है। ठीक है। एड्स किस वायरस से होता है? तो एड्स जो है HIV वायरस से होता है। HIV। ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड एम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और एक बार बताइए सागर भैया, एक्वायर्ड एम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है HIV का? हम भूल गए यार, क्या वायरस है जो ये भी। ठीक है। तो HIV मतलब एड्स रोग का नाम है, और HIV नाम का एक वायरस है। ठीक है। एड्स रोग का नाम है, और जो वायरस है, वायरस का नाम क्या है? HIV वायरस। ठीक है। तो इसमें टेस्ट होता है एड्स में, इलिसा टेस्ट होता है। ठीक है, इलिसा टेस्ट होता है, और HIV रैपिड टेस्ट आता है। मैं भी एड्स का जांच करता था, एक छोटा सा रहता था किट, उसमें सैंपल लेते थे, सैंपल मतलब ब्लड। ठीक है। ब्लड को डालते थे सैंपल को, और कुछ देर बाद फिर रिजल्ट आता था, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर नेगेटिव आया तो नहीं है, पॉजिटिव आ गया तब तो बेटा गया एड्स हो गया है। ठीक है। और एड्स एक लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रतिरक्षा इम्यून क्या है? तो रोगों से शरीर की रक्षा करने की क्षमता को ही प्रतिरक्षा कहते हैं। जैसे आपने गंदा पानी पिया, तुरंत आप इन्फेक्टेड हो गए, और अगर आपकी इम्यूनिटी पावर मजबूत है तो थोड़ा सा गंदा पानी भी अगर पी लेते हैं, सपोज जैसे आपने नदी का पानी पी लिया, ठीक, और अगर आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है तो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन वहीं कमज़ोर है ना, तो आपको सर्दी हो जाएगा, खांसी हो जाएगा, बुखार आ जाएगा, हो सकता है तो टाइफाइड भी हो जाएगा, क्योंकि गंदा पानी पीने से टाइफाइड होता है। किससे होता है? गंदा पानी पीने से टाइफाइड होता है, इस बात को नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है। पिछले साल मेरा 2 बार टाइफाइड हो गया था। और टाइफाइड होता है ना, तो कम से कम 1 महीना आपका ना तबीयत ऐसा ख़राब रहता है कि मैंने मेंधाइल टाइप से लगेगा कि सही सलाम मेरे जीवन की, ऐसा ऐसा लगेगा पूरा, मतलब अजीब लगेगा, माथा उथा पूरा पकड़ा रहेगा, भारी लगेगा, खाने उने का कुछ मन नहीं करेगा। ठीक है। और अ, मतलब कुछ भी में मन नहीं लगेगा, टाइफाइड में चिड़चिड़ा लगेगा, टेंशन रहेगा थोड़ा सा। ठीक है। बेचैन नहीं लगेगा, तो 1 महीना आपको ना अजीब लगेगा एकदम टाइफाइड में। ठीक है, 1 महीना। और पूरी तरह से जिसको एक बार टाइफाइड हो जाता है उसको कम से कम 3 महीना तक मीट माछ का सेवन नहीं करना चाहिए, मीट माछ, ठीक है, अंडा, इस सब का मत खाइए, या खाते भी हैं तो ना के बराबर कर दीजिए, क्योंकि जिनको टाइफाइड एक बार हो जाता है ना, कम से कम 6 महीना तक उसका जो है ना होने का संभावना रहता है। चलिए, क्योंकि मैं खुद HIV ये सब टेस्ट करता था, और टाइफाइड में जो टेस्ट होता है उसको बोलते हैं विडाल टेस्ट। क्या बोलते हैं? विडाल टेस्ट। 70 रुपया जाँच में लगता है विडाल टेस्ट का। उसमें 4 प्रकार का जीवाणु होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। टीकाकरण वैक्सीनेशन क्या है? देखिए, जब भी कोई रोग होता है, बड़ा वाला रोग, तो उसमें इंजेक्शन दिया जाता है, उसी को टीकाकरण कहते हैं, वैक्सीनेशन। शरीर में रोगों के विरुद्ध लड़ने की क्षमता के लिए एक इंजेक्शन दिया जाता है, उसको टीकाकरण कहते हैं। क्या बोलिएगा? शरीर में रोगों के विरुद्ध लड़ने के विरुद्ध, शरीर में जो रोग उत्पन्न होते हैं उसको लड़ने के विरुद्ध एक इंजेक्शन दिया जाता है जो उस रोग को भगाने का काम करता है, उसको टीकाकरण बोलते हैं। जैसे कि टाइफाइड में इंजेक्शन देते हैं किसका?
एंटी बैक्टीरियल इंजेक्शन देते हैं, जैसे कि जॉन हो गया, जॉन 1 ग्राम, जॉन 500 mg, जॉन 250 mg। ठीक है। इसके अलावा आप सुने होंगे कि कोविड में टीकाकरण हुआ था, कोविशील्ड दिया गया था। ठीक है। चलिए, तो ये सब क्या है, टीकाकरण है। इसके अलावा बीसीजी का टीका देते हैं, बेसिलस कैलमेट ग्वेरिन। जब आप बचपन में छोटे होते हैं, ठीक है, तब आपको यहाँ पे हाथ में एक टीका दिया होगा, अब भी चीना होगा, तो वो भी एक प्रकार का टीकाकरण है। वो किसका टीका था, पोलियो का टीका। बीसीजी जो होता है, बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बेसिलस कैलमेट ग्वेरिन, BCG, बेसिलस कैलमेट ग्वेरिन। ठीक है। बीसीजी का टीका पोलियो के लिए दिया जाता है। अच्छा, पोलियो का टीका मुंह से भी हम लोग लेते हैं। मुंह में जो बचपन में पोलियो का आता है ना, 2 बूंद जिंदगी के लिए अमिताभ बच्चन प्रचार करता है, तो 2 बूंद जिंदगी के लिए, ठीक है, समझ रहे हैं ना, हाँ, डबल मीनिंग भी इसका निकलता है। तो 2 बूंद जिंदगी के लिए पोलियो का टीका मुंह से भी लेते हैं। तो वो जो केवल इंजेक्शन के माध्यम से ही नहीं, हम लोग मुंह के माध्यम से भी टीकाकरण ले सकते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए, अब आता है मधुमक्खी पालन एपीकल्चर क्या है। तो शहद और मोम प्राप्त करने के लिए, क्या, शहद और मोम प्राप्त करने हेतु मधुमक्खियों के पालन को मधुमक्खी पालन कहते हैं। क्या क्या प्राप्त करने के लिए, शहद और मोम। ठीक है। अब चलिए हम लोग जो है थोड़ा लॉन्ग आंसर टाइप की ओर बढ़ते हैं, उसके बाद फिर वेरी लॉन्ग आंसर टाइप बढ़ेंगे। अब मैं वीडियो को थोड़ा सा ऑफ करूँगा, 2 मिनट रेस्ट लूँगा, उसके बाद फिर आऊँगा। तो आप लोग भी जब वीडियो देखते हैं तो 20 मिनट का ब्रेक लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए फिर से शुरू हो जा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, प्राणी जगत का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ठीक है, प्राणी जगत का संक्षिप्त परिचय दीजिए, शॉर्ट में बताना है प्राणी जगत के बारे में। एनिमल किंगडम, प्राणी मतलब एनिमल। ठीक है, मूवी देखे होंगे, पापा मेरी जान, गाना है ना। तो यहाँ पे प्राणी जगत, एनिमल किंगडम, वे सभी जीव सम्मिलित किए जाते हैं जो बहुकोशिकीय हैं। अभी हमने क्या बोला था, मल्टी सेलुलर। ठीक है, बहुकोशिकीय तथा परपोषी, ये विशेषताएं हैं। यानी कि प्राणी जगत में वैसे जीव हैं जो बहुकोशिकीय हैं, यानी कि जिसमें एक से ज़्यादा कोशिका है, और जो परपोषी हैं। ठीक है, यानी कि जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। जैसे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो वो क्या जंतु जगत में नहीं आएंगे, नहीं, वो जंतु जगत में नहीं आएंगे, वो वनस्पति जगत में आते हैं। फिर उनके लिए बॉटनी पढ़ा जाता है, बॉटनी। ठीक है, बहुत से लोगों ने बॉटनी भी रखा है एमडीसी पेपर में। चलिए, तो ये हो गया, सम्मिलित किए जाते हैं, बहुकोशिकीय, परपोषी तथा सामान्यतः गतिशील होते हैं। गतिशील माने जो ऐसे जीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, जैसे हम हो गए, मच्छर, मच्छर भी आएगा, हाँ मच्छर भी आएगा, मच्छर भी आएगा आपका ये प्राणी जगत में। ठीक है, गतिशील होते हैं। प्राणियों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती। तो क्या बोला गया है कि इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक, और जैसे कि पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति होती है, लेकिन हम में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तथा ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। तो हम पेड़ पौधे और जीव जंतुओं पे अपने भोजन के लिए आश्रित रहते हैं। ठीक, प्राणियों में तंत्रिका तंत्र और मांसपेशी तंत्र विकसित होता है। ठीक है, यानी कि हमारे मसल्स भी पाया जाता है, हम में स्केलेटन भी पाया जाता है, किसी किसी में स्केलेटन पाया जाता है। स्केलेटन माने कंकाल तंत्र। ठीक है, कंकाल समझते हैं ना जी, बिल्कुल समझते होंगे, हड्डियों का ढांचा, जिससे वे उत्तेजना और प्रतिशीघ्र प्रतिक्रिया करते हैं। मतलब अतिशीघ्र, जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, अचानक से कुछ सामान आता है तो हम फटाक के आंख बंद कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक्टिव करते हैं। हमें तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, नर्व सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, प्राणी जगत, आगे बोला गया है कि प्राणी जगत को संरचना, संगठन और विकास के आधार पर विविध सर्गों में बांटा गया है। ठीक है, फिर प्राणी जगत को अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। मैं फेस हटा देता हूँ। ठीक है, क्या क्या बांटा गया है, देखिए इसमें बांटा गया है प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, निडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मिटा, कॉर्डेटा। मनुष्य कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत आता है। मनुष्य किसके अंतर्गत आता है, कॉर्डेटा। ठीक है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी पाई जाती है इस संघ में, तो मनुष्य कॉर्डेटा संघ में आता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्राणी जगत का अध्ययन हमें जीवों की विविधता और उसके जीवन चक्र और अनुकूलन परिस्थिति में भूमिका को समझने में सहायता करता है। अब बोलिएगा ये क्यों बांटा गया है, इतना फालतू में क्यों पढ़ना है। तो इतना इसलिए पढ़ना है क्योंकि हर आदमी एक एक मतलब हर आदमी इतना डिटेल में नहीं पढ़ पाएगा, इसलिए एक व्यक्ति को केवल एक टॉपिक पे पढ़ना है। जैसे कि आप पीएचडी कीजिएगा तो किसी एक टॉपिक पे,
आप प्रोटोजोआ को पढ़िए, एक आदमी पोरीफेरा को पढ़ेगा, एक आदमी निडेरिया को पढ़ेगा, एक आदमी प्लेटीहेल्मिन्थेस पे स्टडी करेगा, एक एनालिडा पे, कोई आर्थ्रोपोडा पे, कोई मोलस्का, एक एकाइनोडर्मिडा, तो कोई कॉर्डेटा। ठीक है, हर व्यक्ति अलग अलग चीज़ के बारे में पढ़े। अब एक ही व्यक्ति पूरा डिटेल नहीं पढ़ पाएगा, इसलिए सबको बांट दिया गया कि भाई तुम इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो। ठीक है, हर कोई थोड़ा थोड़ा पढ़ेगा। एक व्यक्ति स्पेशलिस्ट होगा कॉर्डेटा के बारे में, समझ रहे हैं ना, जैसे रोग को अलग अलग रोगों में बांटा गया है और किसी खास रोग के बारे में कोई खास विशेषज्ञ होता है। हर व्यक्ति अगर सभी रोग के बारे में पढ़ने लगे तब तो जीवन कम पड़ जाएगा, इसीलिए सबको अलग अलग कैटेगराइज कर दिया है ताकि पढ़ने में और जानकारी लेने में आसानी हो। समझ गए बात को? चलिए लिख लीजिएगा सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यही अध्ययन चिकित्सा, कृषि, मत्स्य पालन और पर्यावरण संरचना में उपयोग होता है। समझ गए? अच्छा, कुछ कुछ डॉक्टर के नाम जान लीजिए, ये सब इम्पोर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूँ डॉक्टर के नाम। ठीक है, डॉक्टर के नाम जैसे कि जो आपका स्किन का डॉक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं? स्किन के डॉक्टर को बोलते हैं, चमड़ा रोग जो विशेषज्ञ होते हैं उसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है, कभी अगर चमड़ा रोग हो तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइएगा, स्पेशलिस्ट बोलते हैं ना, त्वचा रोग विशेषज्ञ, इंग्लिश में डर्मेटोलॉजिस्ट। जो बच्चा लोगों का डॉक्टर होता है, छोटा छोटा बच्चा लोगों का, ठीक है, 1 साल 2 साल 5 महीना, ठीक है, तो बच्चा लोगों के डॉक्टर को बोलते हैं पेडिट्रिशियन। क्या बोलते हैं? पेडिट्रिशियन। कुछ डॉक्टर होते हैं जो केवल स्पेशल महिलाओं के लिए देखते हैं, जिसको बोलते हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ। क्या बोलते हैं? स्त्री रोग विशेषज्ञ, उसको बोलते हैं गायनाकोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? गायनाकोलॉजिस्ट। ठीक है, कुछ डॉक्टर होते हैं जो केवल हड्डियों के डॉक्टर होते हैं, हड्डी स्पेशलिस्ट, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार उसको? ऑर्थोपेडिक, उसको बोलते हैं ऑर्थोपेडिक। ठीक है, कुछ लोग होते हैं, कुछ डॉक्टर जो केवल मूत्र रोग विशेषज्ञ होते हैं, केवल पेशाब के बारे में वो स्टडी किए हैं, तो उसको बोलते हैं यूरोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, कुछ डॉक्टर होते हैं जो केवल नर्व यानी कि दिमाग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। तंत्रिका तंत्र के बारे में वो अध्ययन करते हैं दिमाग का, क्या बोलते हैं उसको? न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, कुछ डॉक्टर होते हैं जो आंखों के बारे में केवल पढ़ते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑप्थेल्मिक। क्या बोलते हैं? ऑप्थेल्मिक। कुछ डॉक्टर होते हैं जो केवल दांतों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं डेंटिस्ट। क्या बोलते हैं? डेंटिस्ट। कुछ डॉक्टर केवल पेट के बारे में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? केवल पेट के बारे में, पेट के समस्या, तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रोलॉजिस्ट। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, उसके बारे में स्पेशल अध्ययन करते हैं। कुछ डॉक्टर केवल ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, ब्लड से संबंधित जितने भी रोग हैं उसको, तो उसको बोलते हैं हीमेटोलॉजिस्ट। ठीक है, देखिए मुझे तो ज़्यादा याद नहीं है अभी फ़िलहाल, जितना याद है मैं बता दे रहा हूँ। कुछ डॉक्टर होते हैं जो केवल हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, शायद उसको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, कुछ डॉक्टर आँख, नाक और गला, क्या क्या बोले? आँख, नाक और गला के बारे में पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर। ठीक है, ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर। तो ये सब आपको जानना है, रियल लाइफ में यही सब काम देगा। कुछ होगा तो बोलिएगा कहाँ से? जनरल फिजिशियन से मत दिखाइएगा, जनरल फिजिशियन मतलब सामान्य डॉक्टर। ठीक है, और स्पेशलिस्ट डॉक्टर से दिखाइएगा तो वो आपको पूरा ट्रीटमेंट करेगा। ठीक है, मैं भिलोर भी गया हूँ, भिलोर हॉस्पिटल का नाम सुने होंगे, सीएमसी क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज भिलोर, ये तमिलनाडु में है। भिलोर हॉस्पिटल भी मैं गया हूँ। और एक बहुत बड़ा पेट का हॉस्पिटल है एआईजी, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ये हैदराबाद में है, मैं वहाँ पर भी गया हूँ। ठीक है, मैं रिम्स भी गया हूँ, मतलब मेडिकल का मुझे बहुत अच्छा नॉलेज है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग सभी डॉक्टरों के नाम याद कर लीजिए, किस डॉक्टर का क्या स्पेशलिस्ट का नाम होता है इंग्लिश में, ये सब याद कर लीजिएगा, काम देगा जीवन में। असली ज्ञान यही सब है। ठीक है, किताबी ज्ञान मार में गया तो ये सब पढ़ लीजिएगा, ये आपका काम है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे लेमार्कवाद के सिद्धांत की व्याख्या करें। लेमार्कवाद क्या है? लेमार्कवाद का प्रतिपादन फ्रांसीसी वैज्ञानिक बीन बैप्टिस्ट ने किया था। किसने? बीन बैप्टिस्ट ने, लेमार्क ने किया। पूरा नाम है बीन बैप्टिस्ट लेमार्क। इस सिद्धांत के अनुसार जीव अपने जीवन काल में पर्यावरण के प्रभाव से कुछ लक्षण अर्जित करता है। पर्यावरण में रह रह के वह कुछ जो है ना उसके अंदर गुण आ जाता है। ठीक है, वे अर्जित लक्षण अगली पीढ़ी में वंशानुगत रूप से स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, लेमार्कवाद के प्रमुख सिद्धांत क्या है? अंगों का उपयोग और अनुपयोग। अगर आप जिस अंग का उपयोग ज़्यादा करेंगे वह अंग आपका ज़्यादा विकसित होगा, जिस अंग का उपयोग आप बहुत कम करेंगे उसका उपयोग धीरे धीरे कम हो जाएगा और वह लुप्त हो जाएगा। जैसे मनुष्य ने दिमाग का उपयोग ज़्यादा किया तो धीरे धीरे क्या हुआ? मनुष्य का दिमाग बढ़ गया। मनुष्य ने पूंछ का उपयोग कम किया तो धीरे धीरे मनुष्य का पूंछ खत्म हो गया। ठीक है, यानी कि अंगों का उपयोग
और अनुपयोग पे आधारित है। और दूसरा क्या सिद्धांत है, अर्जित लक्षणों का वंशानुगति। ठीक है। उदाहरण के रूप में जिराफ की गर्दन को लिया जाए तो आरंभ में जिराफ की गर्दन छोटी थी, परंतु ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाने के लिए उसने गर्दन को लगातार उपयोग किया, जिसके कारण जिराफ की जो गर्दन है वो लंबी हो गई। ठीक है। तो ये कौन सा लक्षण है, यह लक्षण उसके संतानों में भी आ गई। तो ये क्या है, अंगों के उपयोग और अनुपयोग का लक्षण। ठीक है। लैमार्क का सिद्धांत बताइएगा, लैमार्क के प्रमुख दो सिद्धांतों के लिखे तो अंगों का उपयोग और अनुपयोग, दूसरा अर्जित लक्षण। अर्जित मतलब जो वंशानुगत से हमें प्राप्त हुआ है। अब जो जिराफ के बच्चे हो रहे हैं वो लंबे हो रहे हैं, तो वो उसमें कौन से गुण आया, वो गुण आया उसमें अर्जित लक्षण। ठीक है। हालांकि आधुनिक आनुवांशिकी ने इस सिद्धांत को पूर्णतः स्वीकार नहीं किया है, फिर भी यह विकासवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक विचार था। मतलब कुछ कुछ वैज्ञानिक बोलते हैं कि भाग बूढ़ भाग ये सब झूठ है, कुछ नहीं हुआ ये सब लेकिन अभी भी माना जा रहा है। ठीक है। विवादित है यह तथ्य, लेकिन पढ़ना है तो पढ़ना है अभी आपको। डार्विनवाद का वर्णन कीजिए। डार्विन, चार्ल्स डार्विन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक है, चार्ल्स डार्विन। ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या नाम है बुक का, ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उत्पत्ति का सिद्धांत किताब का नाम है। चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। डार्विनवाद का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति में जीवों की संख्या आवश्यकता से अधिक होती है। कितना, क्या बोल रहे हैं कि जीवों की संख्या आवश्यकता से अधिक होती है, परंतु संसाधन हमारे पास सीमित है। हमारे पास लोग पूरा भरमार है। आज भारत देखिए, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है भारत, विश्व का। चीन को पीछे छोड़ दिया हम लोगों ने, बाप रे बाप, पूरा ऊपर से। तो धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं मेरा दोस्त लोग परेशान कर रहा है हमको बंद कर। तो देखिए, अरे भाई क्लास लिए लगा रहे यार कम से कम चलिए तो अब शुरू करते हैं। क्या बताएं, दोस्त लोग ना हरामी होता है ना। तो इस संघर्ष में चलिए तो देखिए यहाँ पे ये है हमारा कि कहाँ पे थे यार, ये भी भूल गए। हाँ, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन के अनुसार प्रकृति में जीवों की संख्या आवश्यकता से अधिक हो गई है। ठीक है। आज देखिए विश्व में सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश भारत हो गया। चीन को हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया है। ठीक है। जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। तो ये क्या पर्यावरण के अनुकूल है, नहीं। इसलिए आप लोग को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाले समय में कि आप भाई 2 ही बच्चा पैदा करें मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 तक जाएं, उससे ज़्यादा बच्चा मत रखें। ठीक है। 3 बच्चा मैक्सिमम। अगर आप अच्छा खासा अमीर हैं, ठीक है, मतलब पूरा अफोर्ड कर पाएंगे तो 3 लीजिए, नहीं तो 2 ही तक बच्चा कीजिए। ठीक है। मैं डायरेक्टली बोलता हूँ, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। लेकिन गरीब क्या कर रहा है, 4 गो 5 गो, अरे यार भगवान की देने, अल्लाह की देने, होने दो यार, वैसा मत कीजिए। ठीक है। खाना खाने का ठीक से ठिकाना नहीं, सरकारी स्कूल में भेज रहा है बच्चा को, फिर भी वो साला 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो कर देता है। हाँ, बेटा के लोभ में, बेटी हो गया फिर बेटा के नाम में फिर एक बार ट्राई करेंगे और एक बार, ऐसा मत करना। ठीक है दोस्तों, आप लोग वैसे आप लोग समझदार आदमी हैं, शिक्षित आदमी का यही गुण होता है कि 2 तक स्टॉप कर देंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 बच्चे। ठीक है। अधिक संतान उत्पत्ति, जीवन के लिए संघर्ष, विविधता, योग्यतम की उत्तरजीविता और प्राकृतिक चयन, ये डार्विन के मुख्य सिद्धांत है। ओके, इसको याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, याद नहीं करना है, याद अपने में हो जाएगा लिखिएगा तो। जो जीव अधिक अनुकूल लक्षणों वाले होते हैं वे जीवित रहते हैं और प्रजनन करते हैं। मतलब विश्व में वही जीव जीवित रहेगा जो संतान की उत्पत्ति करेगा। समझ रहे हैं ना, हाँ बिल्कुल। तो संतान की उत्पत्ति करना है, लेकिन आवश्यकता से अधिक नहीं। समय के साथ यही लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते गए, नई प्रजाति के निर्माण में सहायक होते गए। डार्विन को आधुनिक विकास सिद्धांत का आधार माना जाता है और यह जीव जो है विज्ञान में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और एक बात बताऊं, देखिए भारत का लोग पूरा ऊपर से नीचे तक कपड़ा पहनता है। भारत की लड़कियां महिलाएं पूरे ऊपर से नीचे तक कपड़ा ढक के रखेंगी, पूरा घूंघा लेके रखेंगी, चेहरा भी नहीं दिखाएंगे, लेकिन बच्चा पैदा करेंगे बहुत ज़्यादा। वहीं अमेरिका में देखिए, चाहे विदेशों में देखिए, कपड़ा कम पहनेंगे लेकिन बच्चा कम रखेंगे भाई। ठीक है। कपड़ा भले ही कम पहनते हो लेकिन वो बच्चों पे कंट्रोल करते हैं, और भारत का आदमी जस्ट उल्टा करता है। समझ रहे हैं ना चलिए, तो ये सब आपको नहीं करना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप भी छोटा छोटा कपड़ा पहने, नहीं, छोटा कपड़ा पहनना नहीं चाहिए गर्ल्स को। ठीक है। मैं छोटे कपड़े पहनने के विरोध में हूँ भाई, सपोर्ट नहीं करूँगा मैं छोटे कपड़ा पहनना। ठीक है।
आगे देख लेते हैं, जैव जीवाणुओं में प्रोटीन का महत्व बताना है। तो देखिए, प्रोटीन शरीर निर्माण का काम करता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। प्रोटीन शरीर के सबसे महत्वपूर्ण जैव अणुओं में से एक है और ये अमीनो अम्ल बने होते हैं और शरीर की संरचना एवं कार्यों में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। प्रोटीन के मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर की वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत करना। शरीर की वृद्धि करना मतलब शरीर को मोटा लंबा ये सब करना, ठीक है। एंजाइम के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को तीव्र करना, हार्मोन और बॉडीज़ का निर्माण करना, ठीक है, मांसपेशियों की संरचना बनाए रखना, हीमोग्लोबिन यानी खून की कमी को कम करना, ठीक, और खून की कमी को पूर्ति करना, कमी को दूर करना। इंसुलिन, इंसुलिन क्या होता है? अगर इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा हो गई तो शुगर हो जाएगा, ठीक है। एंजाइम, कैरोटीन आदि को एक संतुलित मात्रा में रखना। प्रोटीन की कमी के कारण क्वैस्कियर रोग होता है और इस प्रकार प्रोटीन जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक तत्व हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथियों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। बाकी आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैं इतना डिटेल में नहीं करा पाऊंगा, ठीक है। चलिए, जहाँ तक संभव होता है मैं कराता हूँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वे ग्रंथियाँ होती हैं जो हार्मोन को सीधे रक्त में स्रावित करती है। कहाँ पे? रक्त में। इसमें नलिकाएँ नहीं होती। क्या बोलने गया? इसमें जो है पाइप नहीं होता, नलिकाएँ नहीं होती, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियाँ कहती हैं। यह डायरेक्टली ब्लड से जुड़ी होती है, रक्त से जुड़ी होती है। मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी है? तो सुन लीजिए। पीयूष ग्रंथि, इससे हमारा हाइट बढ़ता है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि, ठीक है, जिसके कमी के कारण घेंघा रोग होता है। पैराथायरॉइड, अधिवृक्क, अग्नाशय और जनन ग्रंथियाँ, ठीक है। जनन भी एक ग्रंथि है हमारी, ठीक है, हमारी या मेल फीमेल दोनों में। और ये जो है अग्नाशय ग्रंथि, यह अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों है, मतलब यह जो है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों है, ठीक है। हार्मोन मानव शरीर की वृद्धि, विकास, चयापचय, प्रजनन क्रियाओं को नियंत्रित करती है। हार्मोन असंतुलन से मधुमेह, बौनापन, गंडमाला रोग उत्पन्न हो सकते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां शरीर की समन्वय व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छता एवं रोग निवारण की विधियों का वर्णन कीजिए। तो स्वच्छता और रोग का अर्थ है शरीर, भोजन, वातावरण को स्वच्छ रखना और यह रोगों से बचाने का सबसे आसान उपाय है। इसको पढ़ लीजिएगा। डेली नहाना, खाना पीना अच्छे से, ठीक है, हाथ धो के खाना खाना, लेटरिन के बाद हाथ धोना साबुन से, ठीक है, ये सबको ध्यान रखना। संतुलित आहार क्या है? इसके ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। कुपोषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो हम लोगों ने बात किया कि कुपोषण प्रोटीन की कमी के कारण हो जाता है, ठीक है, संतुलित आहार की कमी के कारण होता है। संक्रमण रोग क्या है? तो जो फैलने वाले रोग हैं संक्रमण रोग, ठीक है, उसके बारे में बात की है। मधुमेह का, मधुमक्खी पालन का आर्थिक महत्व बताइए। तो मधुमक्खी पालन पूछा जाएगा या रेशम कीट पालन, ठीक है। अब मैं सभी क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। नोट्स ज्ञान सागर ऐप पे मिल जाएगा। ज्ञान सागर ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। ऐप के बारे में मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है। इंस्टॉल कीजिएगा, अपना नाम और मोबाइल नंबर दीजिएगा, OTP आएगा, लॉगिन हो जाएंगे, फिर जाएंगे ऑल कोर्स में। कहाँ पे जाएंगे? ऑल कोर्स में, और वहाँ पे SKI में दुमका का कोर्स ले लेंगे, ठीक है। चलिए, 60 रुपया का कोर्स है, 4 साल तक सब नोट्स मिलेगा सिर्फ 60 रुपया में। प्राणी जगत का विस्तृत परिचय दीजिए। गिव अ डिटेल्ड अकाउंटेंट ऑफ एनिमल किंगडम, ओके, प्राणी जगत। नेक्स्ट, लेमार्कवाद के सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। आगे देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, डार्विन के प्राकृतिक चयन सिद्धांत को विस्तार से समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, जैव अणुओं का वर्गीकरण करते हुए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का महत्व बताइए। अंतःस्रावी ग्रंथियों का वर्गीकरण एवं कार्यों का वर्णन कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, स्वच्छता एवं रोग निवारण के उपायों का विस्तार से वर्णन कीजिए। अब ये सब डिटेल में थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिएगा, वही सब है। संतुलित आहार की परिभाषा दीजिए। घटक एवं महत्व पर प्रकाश डालना है। कुपोषण क्या है, इसके प्रकार, कारण, प्रभाव के बारे में बताना है। नेक्स्ट, संक्रमण रोगों का वर्णन कीजिए और यह कैसे फैलती है संक्रमण रोग, पानी के जरिए, हवा के जरिए, खान पान के जरिए, सब आपको बताना है। मधुमक्खी पालन के बारे में विस्तार से बताना है। देखिए, इस सब के बारे में पूछा जाएगा, या तो मधुमक्खी पालन पूछा जाएगा, ठीक है, असंक्रमण रोग, कैंसर, मधुमेह का ये सब बताना है, ठीक। देखिए, हृदय वाहिका यानी कि अस्थमा, दमा क्या होता है, इसको कैसे फैलता है ये बताना है। इम्यून सिस्टम के बारे में पूछा जा सकता है। टीकाकरण, वैक्सीनेशन के बारे में पूछा जा सकता है। और कुछ चीज़ें मैंने नहीं बताई, वो मैं अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। पशुओं का आर्थिक महत्व बताइए।
और कुछ चीज़ें हैं जो आपको खुद से करनी है। ये क्या क्या है मैं बता दे रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, मैंने मधुमक्खी पालन बताया, आपको 3 चीज़ एक्स्ट्रा खुद से पढ़ना है। सेरीकल्चर पढ़ लीजिएगा, रेशम कीट पालन के बारे में खुद से आपको पढ़ना है। लैग कल्चर यानी कि लाख कृषि के बारे में आपको खुद से पढ़ना है। और फिश कल्चर यानी कि मछली पालन के बारे में खुद से पढ़ना है। ये 3 चीज़ आपको खुद से पढ़ना है, ठीक है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, जिससे हम लोग रेशम बनाते हैं, कपड़ा बनता है हमारा, ठीक। लाख कल्चर, जिसमें हम लोग लाख बनाते हैं। लाख से क्या होता है, एमसील आपने सुना होगा, एमसील लाख की चूड़ियाँ बनती हैं, ठीक है। तो जैसे कि पेड़ वगैरह में लाख की खेती होती है। झारखंड लाख उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है। फिश कल्चर मछली उत्पादन, ठीक है। ये 3 चीज़ आपको खुद से पढ़ना है। तो जितना भी वीडियो था मैंने पूरा डिटेल में बनाने का प्रयास किया है। और थैंक यू। मैं बोलते बोलते थक गया हूँ, माथा भी दर्द करने लगा इतना देर तक ऑनलाइन रहने से। बाय दोस्तों, जोहार। और इसके बाद जो पेपर आएगा आपका मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, वो पेपर आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है। एमसीटीए का आप क्लास, मैंने बोला था कि शुरू से ही कि आप अगर कहीं दूसरे जगह से भी पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एमसीटीए एक टफ सब्जेक्ट है और इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। हालांकि इस बार से ऑब्जेक्टिव हो गया, आसान हो गया थोड़ा सा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास कोशिश करूँगा शाम तक लेने का उसका। बाय।